वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं सिकल सेल एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ज़्यादा एससीक्यूज और एमसीक्यूज आया करते हैं, बहुत अच्छे से करना है। एनीमिया सारों में सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया का सबसे ज़्यादा वेटेज है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का भी, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी हीमोग्लोबिनोपैथीज की, ये क्या चीज़ें होती हैं। हमारे पास आपको पता है कि रेड ब्लड सेल है, ये आरबीसी, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन वो मेन चीज़ है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है, जिसके दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक हीम होता है और एक ग्लोबिन होता है, ठीक है। यही हमारा ऑक्सीजन कैरिंग एजेंट है। इनहेरिटेड म्यूटेशन अगर कोई भी बॉडी में ऐसी होती है जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर दे या इसमें कोई मसला कर दे, जिसकी वजह से पूरे आरबीसी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, बिकॉज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो हीमोग्लोबिन की होती है ना बेसिकली, जिसको हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, असल में तो हीमोग्लोबिन कैरी कर रहे होते हैं जो उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो कोई भी अगर इनहेरिटेड म्यूटेशन होगी जो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को खराब कर देगी, उसके जो नॉर्मल उसकी ओरिएंटेशन उसे खराब कर देगी, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी नहीं कैरी हो पाएगा। उन सारे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन क्लिनिकली और हमारी स्टडीज के हिसाब से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिकल सेल एनीमिया है, क्योंकि ये कॉमन भी ज्यादा है और ये हमारे एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा आता है, इसलिए इसको हम डिटेल में करेंगे, बाकी से हमारा कोई फिलहाल ताल्लुक वास्ता नहीं है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल आपको पता है वो जो द्रांति उसे उर्दू में कहते हैं, सिकल को वो इस्तेमाल होती है ना, ऐसे स्टार शेप कलर का एक कलर चीज होती है, इसको पकड़ के वो घास काटते होते हैं और चीजें करते हैं, इसको सिकल कहते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इसकी शेप ऐसी होती है। तो सिकल सेल एनीमिया में आपको पता है कि रेड ब्लड सेल की शेप ना इस किस्म की हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है, तो इस वजह से इसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और ये क्यों होती है ये बात हम देखेंगे। और क्योंकि हमने कहा कि इट इज अ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी, तो जाहिर सी बात है इसमें भी हीमोग्लोबिन में कोई इनहेरिटेड म्यूटेशन है। जरा सा अगर हम स्ट्रक्चर रिवाइज करें हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना होता है, हीम और ग्लोबिन से। जो ग्लोबिन है ना आपका, उसकी 4 चेन्स होती हैं हर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। ये मेरा रेड ब्लड सेल, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पड़ा होगा, ठीक है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन के इस तरह पॉलीमर्स पड़े हुए होते हैं, जो भी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल होती है वो पड़ी हुई होती है। एक हीमोग्लोबिन के पास इस तरह से ओरिएंटेशन होती है कि उसने 4 चेन्स अंदर रखी हुई होती है, एक ये चेन होती है, एक ये दूसरी चेन होती है, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। इस तरह की 4 चेन्स होती हैं हर हीमोग्लोबिन के अंदर। इनमें से 2 अल्फा चेन्स होती हैं, ये 2 अल्फा है, और 2 बीटा चेन्स। जो नॉर्मल हमारा हीमोग्लोबिन जो एडल्ट बॉडी में सबसे ज्यादा होता है, उसमें यही ओरिएंटेशन होती है कि 2 अल्फा चेन्स है, 2 बीटा चेन्स है, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन ए, ठीक है। और भी थोड़े से हीमोग्लोबिन के टाइप से मैं आपको बताती हूँ। अब ये तो आगे 4 ग्लोबिन चेन्स, ठीक है, 1 2 3 4, हर ग्लोबिन चेन के दरमियान में एक हीम का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर पड़ा होता है, ठीक है। तो 4 हीम के मॉलिक्यूल्स हो गए, और हर हीम के मॉलिक्यूल के सेंटर में एक आयरन होता है पड़ा हुआ, और ये बेसिकली जो आपका आयरन है ये आपका ऑक्सीजन कैरी करता है, मतलब ये जो हीम और आयरन का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन कैरी होता है इन जगहों पे। अब ये आपका एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, और इस हीमोग्लोबिन में जो हमारा इस वक्त कंसर्न है वो है ग्लोबिन चेन से, और ग्लोबिन चेन से भी जो बीटा ग्लोबिन चेन है इससे। अब आप देखें, अगर हमारे पास जो बीटा ग्लोबिन चेन है ये बेसिकली प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबिन जी, ये जो पूरी ग्लोबिन की चेन है ये सारी प्रोटीन है, और प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से, ठीक है। ऐसे अगर इसको हम सीधा करें ना, तो मल्टीपल अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होके उन्होंने एक ये चेन बनाई हुई है। अभी जो अमाइनो एसिड्स हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि ये इनकी अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं चेंज होनी चाहिए। एक अमाइनो एसिड भी अगर आपका चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी बीटा ग्लोबिन चेन जो है वो खराब हो सकती है, डिस्टॉर्ट हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। बिकॉज मैंने तो ऐसे गुंजल गुंजल बना दी है ना, ये ऐसे नहीं होती, इसकी एक एक जगह पर जो इंटरेक्शन हुई हुई होती है, जो बॉन्ड्स बने हुए होते हैं आपस में भी और साथ वाले के साथ भी, जो इंटरचेन बॉन्ड्स होते हैं 2 चेन्स के दरमियान में, और जो इंट्रा चेन बॉन्ड्स होते हैं जो अपनी चेन में, वो सब पूरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कहीं भी जरा सा भी हिलेगा अगर ये अपनी जगह से, तो उसका जो बॉन्ड गलत बन गया, सपोज अगर बॉन्ड बनना था इस वाले का इस वाली चेन के साथ, मतलब ये जो जा रही है इसका इस वाले से यहाँ पर बॉन्ड बनना था, अगर यहाँ पर से वो शेप उसकी खराब होगी और ये बॉन्ड गलत बना या नहीं बना, तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में फर्क आ जाता है, ठीक है। हालांकि ऑक्सीजन हीम ने कैरी करना है, लेकिन ये सारी चीज हीम पे फर्क डालेगी, और हीम पे फर्क डालेगी तो हमारा पूरा का पूरा सारा का मसला हो जाता है। अब ये मसला यही होता है बेसिकली कि हमारी ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है ये जिस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस से बनी हुई है, इन सिकल सेल एनीमिया ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस एक जगह पर डिस्टर्ब हो जाता है। सपोज यहाँ पर मेरे पास आना था, होता ये कि जो आपका बीटा ग्लोबिन चेन है ना उसमें 6th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, ये जो 6th पोजीशन पे अमाइनो एसिड है यहाँ पर होना चाहिए असल में ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड आपका ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन म्यूटेशन आती है एक HBB जीन में, इस जीन का नाम होता है HBB जीन।
उस जीन की वजह से म्यूटेशन इनहेरिटेड होती है। इस म्यूटेशन की वजह से यहाँ 6th पोजीशन पे इस बीटा ग्लोबिन की पूरी चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह जो अमाइनो एसिड आता है वो आता है वैलीन, ठीक है। अब यहाँ पर जब वैलीन आएगा तो इसका सारी स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खराब हो जाती है, क्योंकि आपकी बीटा ग्लोबिन चेन में एक जगह पर अमाइनो एसिड बदल गया। ये फिर वैलीन जब आता है ना, इस वैलीन का दिल होता है कि मैं सबसे जाके जुड़ जाऊं। ये कभी एक जगह जाके पॉलीमर बनाता है, कभी दूसरी जगह। पॉलीमर बनाने से मुराद है कि जगह जगह एडहेजन्स बनाते, जगह जगह जुड़ता रहता है, जो कि बेचारा ग्लूटामिक एसिड नहीं करता था। जब ये एडहेजन्स बनाता है तो उसकी वजह से इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पे भी फर्क आ जाता है और शेप भी चेंज होती है, जिसको भी मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। तो मेन चीज आपने याद रखनी जो एमसीक्यूज में आती है कि आपका ये हीमोग्लोबिन है पूरा, उसमें से ये बीटा ग्लोबिन चेन है और चेन को सारी अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है। उनमें से 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड है वो बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ इनहेरिटेड म्यूटेशन इन दिस जीन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी वजह से होगा क्या? अब म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन आने की वजह से जब जब ऑक्सीजनेशन कम होगी ना, ऑक्सीजन ऑफ द आरबीसीज की मतलब जो आपका रेड ब्लड सेल है उसकी ऑक्सीजनेशन डिक्रीज होगी, तब तब हमारे इसको वैलीन को मौका मिलेगा कि ये सारों से जुड़ जाए। आप अगर जनरल बात भी देखें, जब कोई चीज़ हम बहुत सारे पानी में डाल दें तो वो तेज़ी से बह जाती है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को थिक जेल में डालें, सपोज हनी में डाल दें, शहद में डाल दें, तो वो जल्दी से नहीं बहेगी। तो यही हिसाब आप समझ लें कि जब बीटा ग्लोबिन ये जो चेन है ये बहुत सारे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बहुत अच्छी होती है, पूरा आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन अच्छे से ऑक्सीजनेटेड होता है, तो इसे महसूस होता है कि यार अच्छी इन्वायरमेंट है, तब ये एडहेजन्स नहीं बनाती। लेकिन जैसे ही डीऑक्सीजनेशन की स्टेट आती है, साथ ही वैलीन दूसरों से एडहेजन्स और पॉलीमर्स बनाने लग जाती है, ठीक है। जब ये एडहेजन्स और पॉलीमर्स बनाती है ना, तो इसकी शेप भी चेंज हो जाती है, ये पूरे मॉलिक्यूल की शेप को बदल देती है और आपका जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है वो ऐसे आरबीसी सिकल शेप का हो जाता है। अब ये सिकलिंग रिवर्सिबल है, जैसे ही दोबारा ऑक्सीजन आएगा, दोबारा से वो एकदम से उसे लगेगा कि ये सारी इन्वायरमेंट ठीक होगी, वो अपने एडहेजन्स तोड़ देगी, ठीक है। कौन तोड़ेगा? वैलीन। वैलीन एडहेजन्स बना रहा है, वैलीन एडहेजन तोड़ देगा, रेड ब्लड सेल दोबारा से अपना डिस्क शेप हो जाता है। लेकिन फिर हम क्यों कहते हैं कि ये पक्का ऐसा हो जाएगा? पक्का ये ऐसा तब होता है कि जिस दफा डीऑक्सीजनेशन हुई थी, मतलब अभी सपोज डीऑक्सीजनेशन की स्टेट है, सिकल शेप हुआ है आरबीसी, डीऑक्सीजनेशन के टाइम पे क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन की शेप चेंज हुई है ना, तो मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा होता है इस तरह से, क्योंकि रेड ब्लड सेल पास तो उसी ब्लड में से कर रहा है, तो उसे उसकी ये वाली नॉर्मल मेम्ब्रेन तो नहीं है, ऐसी मेम्ब्रेन तो नहीं होती उसकी, तो ऐसी होती है, तो इसको मेम्ब्रेन को ट्रॉमा मिल रहा होता है। इसकी वजह से इस ट्रॉमा के दौरान मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम आ जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और वाटर और पोटेशियम बाहर जाने लग जाते हैं, ठीक हो गया। तो क्या मैंने बताया आपको कि हमारे पास एक बीटा ग्लोबिन चेन थी, चेन जो है वो सीधी थी और उसके पास एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थी, उसमें 6th पोजीशन पे वैलीन आ गया। वैलीन ने देखा जब ऑक्सीजन अच्छा है तब तो ठीक है, वो किसी को मसला नहीं करता, लेकिन जब उसे देखा ऑक्सीजन नहीं है, फौरी तौर पे वो दूसरों से जोड़ बनाने लग जाते हैं और आरबीसी की शेप को चेंज कर देता है। जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो आरबीसी की शेप थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड डीऑक्सीजनेशन रहेगी या बार बार यही बात होगी तो क्या होगा कि आपके आरबीसी की मेम्ब्रेन में कैल्शियम आता रहेगा और पोटेशियम और वाटर जाते रहेंगे। ये जब पोटेशियम और वाटर जाएंगे ना खास तौर पे, तो ये फिर सेल के अंदर एक डीऑक्सीजनेशन और डिहाइड्रेशन की स्टेट बना देता है, और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सेल को परमानेंटली सिकल्ड सेल बना देती है और वो दोबारा फिर रिवर्सिबल नहीं होता, वो दोबारा अपनी जगह पर वापस नहीं आता। ओके, इसकी वजह से फिर से 2 मसले आ गए। अभी जब सेल परमानेंटली सिकल हो गया, फिर 2 मसले आते हैं कि हमारे पास एक तो ये कि ये सिकल सेल जब किसी भी तंग जगह से पास करेगा, एक तो होता है कि ये बड़ी बड़ी वेसल्स से पास करे तो गुजर भी जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, ये वेसल्स की वॉल को तंग नहीं करेगा, और तब तो ठीक है। लेकिन जब ये किसी ऐसी जगह से गुजरेगा जहाँ पर या तो ब्लड फ्लो स्लो है या फिर आपकी वो वेसल तंग है, जैसे हम बात करते हैं कि स्प्लीनिक कॉर्ड्स, यानी स्प्लीन के अंदर से जब ये गुजरेगा, स्प्लीनिक कॉर्ड्स बहुत थिन होती हैं, या फिर कैपिलरीज से गुजरेगा, किसी भी जगह की कैपिलरीज मोस्ट थिनेस्ट एरिया होती हैं, तो उस तब ये होगा कि जब ये गुजरेगा तो ज़ाहिर अब इसके 2 कोने निकले हुए, पहले जो गोल आरबीसी होता था अब आरबीसी के कोने निकले हुए, ये कोने जाके वॉल को टकराएंगे और वॉल में फंसेंगे, उसकी वजह से आरबीसी की भी डेथ होगी और हमारे पास वॉल ऑफ द एरिया, जो उस एरिया की वॉल है, जो कैपिलरी की वॉल है, वो भी डैमेज होगी। और जैसे जैसे ये हमारे पास जो सिकल्ड हीमोग्लोबिन होता है ना, इसको हम हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल को हीमोग्लोबिन ए कहते थे, इसको हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन एस की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन। उसके साथ जब ये सिकल करके वेसल्स के साथ टकराता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो पहले कम थी, अब तो सेल डेथ भी होने लगी है और उसके साथ साथ हमारे पास वॉल भी डैमेज होती है। तो ये पूरा का पूरा एक पैथोजेनेटिक प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सिकल हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रखना है आपने कि किस पोजीशन पे चेंज आता है, बीटा ग्लोबिन चेन क्या है वो मैंने आपको बता दी, किसी को ये भी मसला हो आपने मुझसे पूछ लेना है। और उसके बाद चेंज आने के
के बाद जब उसकी शेप चेंज होती है, क्योंकि वो एडहेजन्स बनाता है जगह जगह पे, तो शुरू में ये शेप चेंज रिवर्सिबल होता है, ऑक्सीजन से दोबारा शेप ठीक हो जाती है। ये बात याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपसे वाइवा में पूछते हैं क्योंकि आपको ये बातें नहीं याद रहती। तो उसके बाद क्या होता है कि बार बार जब डिहाइड्रेशन या सॉरी बार बार डीऑक्सीजनेशन की स्टेट होती है, बार बार जब ऑक्सीजन निकलते हैं ना सेल से, तो ये आयंस की इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स खराब होने की वजह से मेम्ब्रेन परमानेंट डैमेज हो जाती है, उसको कहते हैं इरिवर्सिबली सिकल्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला है। अब हमारे पास ये डिजीज क्लिनिकली मैनिफेस्ट कितनी अरसे में करती है, चलो मैंने आपसे कहा था कि एक तो हमारा हीमोग्लोबिन ए है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है 96% हर एडल्ट के पास ये हीमोग्लोबिन ए होता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो 4% है वो बना हुआ होता है हीमोग्लोबिन एफ से। हीमोग्लोबिन एफ इज द फीटल हीमोग्लोबिन। जब बंदा फीटस नया नया मतलब बच्चा पैदा होता है ना, इन्फेंट होता है, उस टाइम उसकी बॉडी में फीटल हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये फीटल लाइफ में होता है हमारे पास, और पैदा होने के 6 माह तक, 6 माह के बाद इसका लेवल ऑलमोस्ट बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है और हीमोग्लोबिन ए का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास 96% हीमोग्लोबिन ए होता है और थोड़ा सा हीमोग्लोबिन एफ होता है और थोड़ा सा ही हीमोग्लोबिन A2 होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन A2। तो हीमोग्लोबिन A2 होता है आपका 3%, ये होता है 1% और हीमोग्लोबिन A 96%, तो ये टोटल 100% बनाते हैं। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों क्यों सिकलिंग नहीं करते? बेसिकली हीमोग्लोबिन A में हमारे पास जो चेंज है वो 2 अल्फा और 2 बीटा है ना, तो F में हमारे पास जो चेंज आती है वो 2 अल्फा 2 अल्फा होती है, मतलब इसी तरह सेम जैसे इसकी है, और उसके साथ हमारे पास 2 आती हैं गैमा की चेन्स, ठीक है, 2 अल्फा और 2 गैमा आती हैं। और हीमोग्लोबिन A2 में 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन्स होती है, मतलब नेचुरली ही इनकी बीटा ग्लोबिन चेन्स इनमें नहीं होती, इनमें बीटा की जगह हीमोग्लोबिन F में 2 गैमा होती हैं और हीमोग्लोबिन A2 में 2 डेल्टा चेन्स होती हैं। इस वजह से सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन F और हीमोग्लोबिन A2 को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास बीटा ग्लोबिन चेन होती ही नहीं है नेचुरली, और ये इतने थोड़े से होते हैं कि हमारी बॉडी में इतना मेजर किरदार अदा वैसे भी नहीं कर रहे होते। मेन हीमोग्लोबिन A होता है और यही इफेक्ट होता है और हीमोग्लोबिन S से सब्सटीट्यूट हो जाता है। मैं थोड़ी सी बातें रहेगी जो वो अगले पार्ट में करती हूँ, काफी सारी रहेगी, अभी कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।